फिर दोस्तों क्या हाल है। तो हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे डायरेक्ट चलते हैं हम डेफिनेशन पे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में डेफिनेशन एआईसीपी वालों ने दी है। क्या डेफिनेशन दी है पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल अगर आप शुरू में इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो बुक के साथ कुछ ऐसा करने का मन करेगा आपका। लेकिन रुक जाइए दोस्तों, हम इस डेफिनेशन को आसानी से पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल के साथ समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि ये है बंटी, ठीक है। बंटी के पास क्या है? 100 रुपये। बंटी के पास है 100 रुपये और बंटी मिला अपने एक दोस्त से। बंटी को दोस्त ने क्या दिया? एक बिजनेस आइडिया। बंटी मिला अपने एक दोस्त से। दोस्त इसके पास थे 100 रुपये। इसने दिया इसको एक बिजनेस आइडिया। क्या दिया इसने? इसको बिजनेस आइडिया। इसने कहा कि भाई क्या कर बंटी, तू ना पेंसिल्स खरीदी। इन 100 रुपए की क्या खरीद? पेंसिल। तो 10 रुपए की एक पेंसिल खरीदी बंटी ने। बंटी गया, बंटी ने 10 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, ठीक है। और ऐसी कितनी पेंसिलें आ गई उसके पास? 10, ठीक है। तो 10 पेंसिल खरीदी बंटी ने और एक पेंसिल का रेट क्या है? 10 रुपए, ठीक है। तो उसके बाद बंटी गया बाजार। बंटी ने बाजार में क्या किया? बंटी मोटा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, या मुंह बड़ा हो गया बंटी का, चलो। बंटी ने क्या किया? बंटी ने यही 10 पेंसिल्स 20 रुपए की बेच दी, ठीक है। तो बंटी के पास पहले 100 रुपए थे। 100 रुपए की बंटी ने पेंसिल्स खरीदी, ठीक है। और उसके बाद बेच दी। तो अब बंटी के पास कितने रुपए हैं? अब बंटी के पास 200 रुपए हैं, ठीक है। तो ₹100 से बंटी ने शुरू किया और लास्ट में बंटी के पास आ गई ₹200। लेकिन बंटी का एक और दोस्त था, चिंटू, ठीक है। चिंटू ने क्या किया? चिंटू भाई बड़ा चालाक था। चिंटू को क्या थी? अकाउंट्स की नॉलेज थी। चिंटू ने भी कॉमर्स लिया था आपकी तरह। तो चिंटू को क्या होगी थी एंड तक? अकाउंट्स की नॉलेज। तो चिंटू ने देखा बंटी को कि बंटी कर रहा है बिजनेस। तो चिंटू ने उसके बिजनेस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। क्या किया चिंटू ने? सबसे पहले चिंटू ने क्या किया? चिंटू ने लिख दिया कि बंटी ने ली पेंसिल्स। तो उसने लिख दिया 10 × 10, ठीक है, ₹100। और नीचे लिख दिया उसने परचेज। अभी फिलहाल के लिए समझ ले कि कुछ भी खरीदा तो परचेज कहते हैं उसे, ठीक है। तो बंटी ने परचेज की, ठीक है। उसके बाद चिंटू ने ये देखा कि उसने बेच दी। तो 10 × 20 = 200, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया? सेल। फिर चिंटू ने क्या किया? आगे चिंटू ने क्या किया? चिंटू ने बोला कि बंटी को प्रॉफिट कितना हुआ। चिंटू ने ये निकाल दिया, ठीक है। तो चिंटू ने क्या किया? देखा कि सेल कितने की है, ठीक है। सेल कितने की है? 200 की, ठीक है। परचेज कितने की है? 100 की, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? ठीक है, सेल माइनस परचेज मतलब 200 माइनस 100। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 का। और ये बात जाके चिंटू ने क्या किया? बंटी को बता दी, ठीक है, कि भाई बंटी तूने कितने कमाए? तूने तो 100 रुपए कमाए, तूने 100 कमाए, ठीक है। तो जब चिंटू ने बंटी को बता दिया कि तूने कितने कमाए? 100 कमाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि वैसे पहले क्या था? पहले बंटी बड़ा खुश था। बंटी को लग रहा कि उसने 200 रुपए कमाए। लेकिन जब चिंटू ने उसको बताया कि तूने कमाए कितने, प्रॉफिट तेरा कितने का हुआ है? ₹100 का। तो फिर पता लगा बंटी को कि अच्छा, कि उसने कमाए कितने हैं? 100, ठीक है। तो अब वो अभी भी खुश तो है पर उतना खुश नहीं है जितना पहले था, क्योंकि अब उसको सच्चाई पता लग गई कि 100 तो उसके पास पहले से थे। तो ये थी बंटी एंड चिंटू की कहानी, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने आपको स्टोरी सुना दी। अब हम अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब शायद आपको डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन को शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पहला टॉपिक आपके बुक के हिसाब से, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है? ये यहाँ पे बुक में बात शुरू हो रही है आपकी 1941 से, ठीक है। बुक में आपकी बात शुरू हो रही है 1941 से। 1941 में एआईसीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो एआईसीपी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। एआईसीपी वालों ने 1941 में, मतलब इतने पुराने जमाने में, अकाउंट्स की एक डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी पढ़ते हैं हम। तो इन्होंने कहा अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। इन्होंने कर दिया कि अकाउंटिंग क्या है? कला है। कला किस चीज की है? कला है 3 चीजों की। इन्होंने कहा कला किस चीज की है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज करने की, ठीक है। तो इन्होंने पहले कहा कि अकाउंटिंग क्या है? कला है। कला किस चीज की है? 3 चीजों की कला है। रिकॉर्ड करने की चीज को, समराइज करने की
और क्लासीफाई कर देगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज किया किस चीज को। ठीक है, तो करना किसको है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। और रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करने का तरीका है, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके से करना है, एक तरीके से करना है। और करना कैसे है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, आर्ट किसकी, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करने की। करना कैसे है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। करना किस चीज को है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करना है, जो है क्या, विच आर, ठीक है, तो विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो इसमें है क्या, देखो, अब एक दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इन्होंने बोल दिया कला है, अच्छा जी कला है। और क्या कहा एआईसीपीए वालों ने, इन्होंने कहा कला किस चीज के, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करने की। रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करना किसको, ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को। ठीक है, और रिकॉर्ड, क्लासीफाई करने का क्या तरीका है, एक तो सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करना, और करना कैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी में करना है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज। और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कैसे होने चाहिए, जिनका क्या हो, एक फाइनेंशियल करेक्टर हो। ठीक है, और एंड में इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इसका मतलब क्या है कि एंड में कोई उससे डिसीजन ले सके, कोई उस चीज से कुछ मतलब निकाल सके, जो आप करेंगे ना रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, उससे कोई अगर कुछ मतलब निकाल सके, मतलब कुछ इंटरप्रेट कर सके उसके रिजल्ट से कोई कोई। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट्स की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं कि जो चिंटू था, जो चिंटू था उसने क्या अकाउंट्स की। ठीक है, तो चिंटू ने क्या किया, देखो, चिंटू ने सबसे पहले कर दिया रिकॉर्ड। चिंटू ने क्या कर दिया, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। ठीक है, और क्या किया चिंटू ने कर दिया उसके बाद क्लासीफाई, कि ये सेल है भाई, ये परचेज है। चिंटू ने क्या कर दिया, क्लासीफाई। एंड में क्या कर दिया चिंटू ने, कर दिया समराइज। एंड में क्या कर दिया, समराइज। अच्छा, और एक बात और, ठीक है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज कर दिया चिंटू ने। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज कर दिया चिंटू ने। पहले चिंटू ने लिख दिया परचेज सेल, उसकी रिकॉर्ड कर दी अपने पास, फिर क्लासीफाई कर दिया कि सेल अलग है भाई, सेल मतलब हमारी इनकम हो गई, परचेज क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, उनको माइनस करके समराइज कर दिया, एक उसने चीज निकाल दी कि इसको हुआ है प्रॉफिट कितने का, 100 रुपए का। ठीक है, तो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज आ गया। और उसने किया ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, क्या रिकॉर्ड, क्लासीफाई किया उसने, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स किए उसने, ठीक है, उसने पेंसिल खरीदी, ठीक है, बेची, और उसने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद 100 रुपए थे, तभी आई ना पेंसिल्स। ठीक है, तो ये अब उसने ये चीज नहीं की, ये चीज ये चीज चिंटू ने नहीं लिखी। आप सोचो कि क्यों नहीं लिखी होगी ये चीज, क्यों, क्योंकि इसका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है ना। अब उसके दोस्त ने उसको बिजनेस आइडिया दिया, इसमें फाइनेंशियल करेक्टर क्या है, इसको आप क्या पैसे में नाप सकते हैं, इस चीज को नहीं नाप सकते ना। तो इसलिए चिंटू क्या था, चिंटू को अकाउंट्स की नॉलेज थी, उसको पता था कि ये चीज नहीं लिखनी है, ये चीज थी तो इंपॉर्टेंट। अब बंटी ने पैसा कैसे कमाया, अगर उसको बिजनेस आइडिया ही ना कोई देता तो क्या बंटी बिजनेस कर पाता, नहीं कर पाता। लेकिन इंपॉर्टेंट तो था ये, लेकिन फाइनेंशियल करेक्टर नहीं था। तो फाइनेंशियल करेक्टर नहीं था तो हमने इसको नोट नहीं किया। तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कौन से होने चाहिए, जिनका क्या हो, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। जैसे बंटी पहले सोचा था कि 200 रुपए कमाए उसने, लेकिन बाद में उसको पता लगा कि उसने कमाए कितने एट लास्ट, 100। ठीक है, तो बंटी ने उससे समझा कि अच्छा, ये बिजनेस करके मैं 100 रुपए दिन के कमा रहा हूं। ठीक है, तो उससे कुछ वो एक उससे कुछ वो समझ पाया। तो इसको, अब डेफिनेशन यही है, अगर बुक की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वैसे ही है, बस अब आप रट्टा नहीं लगा रहे, इसको आपने थोड़ा सा समझ लिया। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अगर अब आप रट्टा लगाएंगे तो भी आसानी होगी आपको लगाने में, क्यों, क्योंकि अब आपको पता लग गया थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आते हैं 1966 में, एकदम हिस्ट्री की तरह चलता है पहला चैप्टर आपका, बिल्कुल हिस्ट्री की तरह। पहले 1941 में एआईसीपीए वालों ने डेफिनेशन दी, फिर 1966 में ए थ्री टाइम्स ए। ठीक है, तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ए यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन वालों ने भी डेफिनेशन दी। अब 1966 में इन्होंने कुछ नई ही डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन भी समझते हैं। इन्होंने क्या बोला, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ किस चीज का प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इकोनॉमिक
इंफॉर्मेशन। ए वालों ने क्या डेफिनेशन दी है? अकाउंटिंग क्या है भाई? एक प्रोसेस है किस चीज को आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट करने का, ठीक है। और करना किसको? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, जिससे कोई जजमेंट और डिसीजन ले सके। कौन ले सके जजमेंट और डिसीजन? यूजर्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी न्यू है, आपको भी थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो इस डेफिनेशन, आपने ये डेफिनेशन तो समझ ली, अभी मैंने आपको ये डेफिनेशन सिर्फ लिखवाई है, ये समझाई नहीं है मैंने डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हम बाद में डीप स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि इसमें एक नई चीज आई, कम्युनिकेटिंग, जो बहुत ही ज्यादा नई चीज थी, जो बिल्कुल हट के थी एआईसीपीए की डेफिनेशन से। वो क्या थी? कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग एक नई चीज थी जो इसमें बिल्कुल नहीं थी, और यूजर्स, ये दो नई चीजें आई हैं इसमें जो नहीं थी। तो ये चीज जब एआईसीपीए वालों को पता लगी तो उनको भाई आग लगी। आग लगी मतलब उन्होंने क्या किया? 1970 में एआईसीपीए वालों ने एक चीज कही। एआईसीपीए वालों ने फिर से एक चीज कही। उन्होंने क्या चीज कही? उन्होंने बताया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने बताया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब भाई एआईसीपीए वाले भी कोई छोटे लोग तो है नहीं, उन्होंने देखा कि इन्होंने नई डेफिनेशन निकाल दी तो हम पीछे कैसे रहे। 1970 में आपका सिलेबस बढ़ाना था, इन्होंने तो बोला कि हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और बिल्कुल वैसे सही बताया इन्होंने। इन्होंने बोल दिया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब आप सोच रहे हैं टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब चिंटू ने देखो, इसमें देखो चिंटू ने इतना कुछ किया है। चिंटू ने निकाला एंड में प्रॉफिट 100 रुपए का। अब बस ये चिंटू को पता लग गया कि 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या चिंटू बस घर बैठ जाता है बात जान के? नहीं, चिंटू को ये बात किसको बतानी थी? किसको बतानी थी उसने? उसने बतानी थी बंटी को, ताकि उसको असलियत पता लगे कि असली में उसने कितने कमाए हैं। 100, 200 नहीं कमाए, उसने कमाए हैं 100, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मेन काम क्या हुआ? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो चिंटू ने क्या की? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की किसको? बंटी को, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मेन काम था टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि इतनी सारी, अब आप बोलेंगे दो डेफिनेशन लिखवा दी भाई मैंने, तो एग्जाम में कौन सी लिख के आनी है? तो भाई ना आपको, अगर आपको सिंपल पूछ लिया जाए कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताओ, तो ना आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ना ही आपको ये डेफिनेशन लिखी है। आप बोलेगी ये क्या, दो डेफिनेशन पढ़ा दी तभी भी कोई इनमें से लिखनी नहीं है। अब क्या किया, बुक में एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी जिसमें इसको भी इंक्लूड कर दिया और इसको भी इंक्लूड कर दिया। तो जब मैं आपको वो वाली डेफिनेशन समझाऊंगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, लेकिन आपको ये वाली डेफिनेशन याद करनी है एआईसीपीए वालों की। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और ये आपको पूछी जा सकती है। तो एआईसीपीए वालों की याद करनी है और ये वाली याद करनी है। इसको बेशक अगर आप रहने भी देंगे तो चल पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बोली? अकाउंटिंग की डेफिनेशन शुरू होती है, इसको मैं पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, पॉइंट्स में लिखवाऊंगा तो शायद आपको उसको याद करने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग, इन्होंने क्या बोला कि अकाउंटिंग प्रोसेस है, चार चीजों का प्रोसेस, चार चीजों का प्रोसेस है भाई। अब आप सोच रहे हो कि पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग पढ़ा हमने, फिर अब इतना कुछ पढ़ दिया तो इतना याद कैसे होगा? तो इसके लिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? IMRC। तो अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है? चार चीजों का। IMRC, IMRC, आई का मतलब आइडेंटिफाइंग, एम का मतलब मेजरिंग, आर का मतलब रिकॉर्डिंग और सी का मतलब कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है? IMRC का प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ IMRC, ठीक है। IMRC आपको किस चीज को करना है? IMRC द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, IMRC द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ IMRC द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, कम्युनिकेट करना है। इसको आगे हम डीप पढ़ेंगे, डेफिनेशन को बहुत डीप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट। अब आप सोच रहे मैंने पहले पहला पॉइंट लिखा है, अब मैं सीधा थर्ड पे आ गया। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैं जैसे मर्जी करूँ, पर इसका एक मतलब है ताकि आसानी से समझ आ जाए, इसलिए करवा रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। इन्फॉ IMRC किया इंफॉर्मेशन को, और प्रोवाइड किसको? टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो आपने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? कोई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन को आपने IMRC कर दिया, मतलब आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट कर दिया। तो कम्युनिकेट किसको कर दिया आपने? इंटरेस्टेड यूजर्स को, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन को अब जब डीप पढ़ेंगे, इसके हम सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अब ये सेकंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। यूजर्स भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट। तो रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें ना, पूरी डेफिनेशन में ना चार बातें आई। अगर आपने इस डेफिनेशन को समझना है ना, अभी आप इस डेफिनेशन को नहीं समझे, इस डेफिनेशन को अगर आपने समझना है ना, तो आपको चार चीजें समझनी पड़ेंगी। इस डेफिनेशन के क्या समझने पड़ेंगे आपको, इस डेफिनेशन के समझने पड़ेंगे आपको फोर एस्पेक्ट्स। ठीक है, चार एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे। क्या चार एस्पेक्ट्स इस डेफिनेशन की, तो यहीं लिखवा देता हूं मैं आपको चार एस्पेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है डेफिनेशन का आईएमआरसी। आपको आईएमआरसी पूरा समझना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई क्या होता है, मेजर क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है और कम्युनिकेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आईएमआरसी हो गया। दूसरा हो गया इकोनॉमिक इवेंट, दूसरा क्या हो गया, इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट। फिर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन, तो चार एस्पेक्ट्स क्या है, आईएमआरसी, इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और क्या है, इंटरेस्टेड यूजर्स। ठीक है, तो चार एस्पेक्ट्स हैं इस डेफिनेशन के, चार एस्पेक्ट्स है। चार एस्पेक्ट्स क्या है, एक तो आईएमआरसी, इंटरेस्टेड, आईएमआरसी है, ठीक है ये, और इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स। तो अगर आप ये चार चीजें समझ लेंगे ना, ये चार एस्पेक्ट्स इसके समझ लेंगे ना, तो आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम ये चार एस्पेक्ट्स समझते हैं। ठीक है, फिर हम चार एस्पेक्ट्स पे आ गए हुए हैं। अब चार एस्पेक्ट्स को समझने का जैसा बोला था मैंने आपको। ठीक है, तो सबसे पहला एस्पेक्ट हम ले लेते हैं इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट में क्या है, अब इकोनॉमिक इवेंट की पहले बुक वाली लैंग्वेज को हम लिखते हैं, जो बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है ना, हम वही लिखने जा रहा हूं मैं। तो बुक की डेफिनेशन लिख दी मैंने, हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। अब इसको समझते हैं। ठीक है, बुक की डेफिनेशन तो बिल्कुल मतलब बाउंसर ही बज जाएंगे कहीं कि अब स्पेलिंग स्पेलिंग इसमें गलत होगी तो खुद देख लेना तुम। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने कि इकोनॉमिक इवेंट होगा किसके साथ, इकोनॉमिक इवेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। किसके साथ होगा इकोनॉमिक इवेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और होगा क्या, इसमें क्या होगा, एक इसमें लिखा हुआ है हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस मतलब बिजनेस के साथ कोई हैपनिंग हुई, बिजनेस के साथ कोई हैपनिंग हुई। जिस हैपनिंग में क्या है, हैपनिंग किसके साथ हुई, बिजनेस के साथ। इस हैपनिंग में है क्या, ट्रांजेक्शन, लेन देन। ठीक है, लेन देन, कोई ऐसा लेन देन जिसको आप क्या कर सके, मेजर कर सके, किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसमें देखो जी, चार चीजें जो इंपॉर्टेंट आ गई। क्या, एक तो हैपनिंग, और किसके साथ हुई हैपनिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उस हैपनिंग में है क्या, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कौन सी, मॉनेटरी टर्म्स वाली। तो जो हमने पहले अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, मतलब उसको अपने हिसाब से लिख सकते थे, क्योंकि जो बुक में लिखी है, जो एआईसीपीए वालों ने दी है, बिल्कुल वैसी ही हमको पेपर में लिख के आनी पड़ेगी। इसमें आप अपने हिसाब से इसको डेफिनेशन को बना सकते हैं। अगर ये लिख के आएंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। अब देखो मैंने तो समझा दी, पर अभी भी कुछ समझ क्लियरली नहीं आया है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो हमको सब समझ आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो तीन एग्जाम्पल इसके देख लेंगे हम। सबसे पहले तो आ गया परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, बिजनेस के लिए कोई मशीन परचेज की, जैसे अगर कोई जूस बनाने वाला बिजनेस है, किसी की दुकान है, वो जूस बनाता है, अगर उसने क्या किया, जूस वाली मशीन खरीद ली जिससे वो जूस बेचेगा, तो क्या हो गया, उसने मशीनरी खरीदी, तो पैसे दिए तभी मशीन खरीदी है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, और क्या हो गया, परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, और क्या हो गया, सेल ऑफ गुड। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक इवेंट। क्यों, क्योंकि इन सबको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, पर इकोनॉमिक इवेंट होते हैं दो तरीके के। अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक इवेंट दो तरीके, कौन से दो तरीके के, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इवेंट क्या होता है, इंटरनल इवेंट होता है जो बिजनेस के अंदर ही अंदर हो जाए, अकर्स इंटायरली बिटवीन
इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो जी इंटरनल इवेंट कौन सा इवेंट है? इंटरनल इवेंट वो इवेंट है जो क्या है, बिल्कुल बिजनेस के अंदर ही अंदर हो रहा है। अब बिल्कुल आपको मेरे को पता है क्लियरली समझ नहीं आई ये बात, पर चलो इसको भी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक्सटर्नल इवेंट पढ़ते हैं पहले, वो भी समझाऊंगा मैं। एक्सटर्नल इवेंट क्या हुआ? ये होती है ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो जी, इसमें दो लोग आ गए, एक आउटसाइडर आ गया, एक आगे ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसके एग्जांपल समझते हैं तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एग्जांपल जैसे कि ये तीनों एग्जांपल एक्सटर्नल इवेंट के एग्जांपल है अगर देखा जाए तो। चलो और लिखवा देते हैं, कुछ नया लिखवा देते हैं, जैसे रेंट टू लैंडलॉर्ड। कोई दुकान है, पैसे देगा वो अपनी दुकान का जो मालिक होगा, उस जगह का जो मालिक होगा उसको रेंट देगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उस जिसको पैसे दे रहा है, रेंट दे रहा है जिसको, वो क्या हुआ? वो हुआ आउटसाइडर। और जिसने दिए वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो गया, ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में होगी? आउटसाइडर के और ऑर्गेनाइजेशन के। वैसी मशीनरी बाहर के बंदे से खरीदी, गुड्स बाहर के बंदे से खरीदे, गुड्स बाहर के बंदे को बेचे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। अब आ गया इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट क्या है? अकर्स इंटरनली बिटवीन इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज फिलहाल के लिए समझो कि बिजनेस को बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, तो इंटरनल विंग्स ये मतलब, अब आप सोचोगे कि इंटरनल विंग्स भाई पंख कहां से आ गया? ऐसा पंख पंख वाला कुछ नहीं है, बस बुक में लिखा हुआ है। अब देखो, अंदर ही अंदर होता है। इसका कहने का मतलब ये कि जो अंदर ही अंदर हो जाती है। इसका एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा। सैलरी टू एम्प्लॉय। सपोज कोई दुकान है, ठीक है, दुकान में एक वर्कर काम करता है। अब वर्कर को पैसे तो देंगे, पर वर्कर क्या है? क्या वर्कर बाहर का बंदा है? नहीं, अब तो वो दुकान का ही बंदा है ना, उसको सब पता है दुकान के बारे में, वही सुबह दुकान खोलता है। ठीक है, तो वर्कर को पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो जा रहे हैं बिजनेस, ट्रांजेक्शन तो है, लेन देन है, पैसे जा रहे हैं बिजनेस से। लेकिन इकोनॉमिक इवेंट है, पर है कौन सा इवेंट? इंटरनल है ये इवेंट। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर हो गया ना बिजनेस के, बाहर का आउटसाइडर तो कोई था ही नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे अगला एस्पेक्ट जो है आपका आईएमआरसी। सबसे इंपॉर्टेंट आईएमआरसी। आईएमआरसी मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। आईएमआरसी क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग। एक एक चीज को पढ़ेंगे हम, एक एक चीज को पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज को पढ़ेंगे हम, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग का सिंपल लिखा है, व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड। व्हाट, अब ये बुक वाई लैंग्वेज है जो मैं लिख रहा हूं, अपने आप से लिखवा रहा है, बुक से कॉपी करके लिख रहा हूं मैं। व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, आइडेंटिफाइंग हो गया। व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, आपने क्या रिकॉर्ड करना है, वो हो गया आइडेंटिफाइंग। ठीक है, अब आइडेंटिफाई किसको करना है? आइडेंटिफाई आप करते किसको है? आइडेंटिफाई किसको करते हैं? इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, या आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इवेंट, या कह सकते हैं आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इवेंट। एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम एग्जाम्पल चलेंगे, कोई ऐसा नया एग्जाम्पल नहीं लाएंगे। जैसे सेल ऑफ गुड, ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है जी ये लिखना है। ठीक है, और एक, ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने आइडेंटिफाई करना है इस चीज को। फिर हो गया चेंज इन मैनेजरियल पोजीशन, चेंज इन मैनेजरियल पोजीशन। ये लिखना है आपने? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा जी चेंज हो गया, कोई बिजनेस छोड़ के चले गया, मान लो 4 लोग बिजनेस करते थे, एक चले गया, तो वो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे उसमें? अब चले गया, ठीक है, या उसकी जगह कोई और आ गया। अब उस वो है तो इंपॉर्टेंट, बात तो इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा छोड़ के चले गया, एक बंदा नहीं आ गया, पर उसको पैसों में नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते ना पैसों में। तो वो क्या हुआ? इकोनॉमिक इवेंट नहीं हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई हम नहीं करेंगे। तो आइडेंटिफाई क्या करना है? सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट को। तो आइडेंटिफाई करना क्या? व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, और करना क्या? आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट करना है हमने। तो ये जी आइडेंटिफाइंग का मतलब हो गया आपका। फिर आ गया मेजरिंग। मेजरिंग क्या हो गया? क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वांटिफिकेशन। अब आप बोलेंगे इतना लंबा वर्ड आ गया, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। लो जी, ठीक है, अब ये लिख रहे क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को भाई क्या करना है? क्वांटिफाई करना है, मतलब उसको मेजर करना है। किस में मेजर? क्वांटिफाई किस चीज में करना है? क्वांटिफाई का मतलब होता है नापना। किस चीज में नापना है? नापना किस चीज में? क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, इनटू फाइनेंशियल टर्म्स। जैसे सपोज आपने पहले देख तो लिया कि कितने के गुड्स बेचे, मान लो गुड्स बेचे, ठीक है, आपने आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि गुड्स बेचे इकोनॉमिक इवेंट है, पर इसको नापना भी तो पड़ेगा फाइनेंशियल टर्म्स में। फाइनेंशियल टर्म्स में नापना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि कितने के गुड्स बेचे, एग्जैक्ट कितने के बेचे, तभी लिख पाओगे ना। ठीक है, तो यही बात, तभी लिख पाओगे। इससे अगला पॉइंट आ गया लिखने का, लिखना है रिकॉर्डिंग। एक बारी वंस इकोनॉमिक इवेंट इज
आइडेंटिफाइड, आई हो गया, ठीक है, एंड मेजर्ड। एक बार आपने किसी इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई कर दिया और मेजर कर दिया, तब उसको क्या करेंगे, दीज आर रिकॉर्डेड इन, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं आपको, कुछ खुद से नहीं लिखवा रहा, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अकाउंट को ऐसे लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एक बारी आपने जब पेपर में अगर लिखना होगा तो पूरा लिखना है आपने। वंस इकोनॉमिक इवेंट लिखना भूल गया मैं, ओहो चलो कोई नहीं, ठीक है। वंस इकोनॉमिक इवेंट इज आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरा लिखना है अकाउंट्स, ACCOUNTS, ठीक है। तो बुक्स एक बार आपने, उसको बाद आपने क्या करना है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है। एक बार आपने पहचान लिया कि क्या रिकॉर्ड करना है, अच्छा सेल ऑफ गुड को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है। फिर कर लिया आपने, देख लिया कि जी फाइनेंशियल टर्म्स में कितने गुड्स बेचे वो आपने भी पहचान लिया, ठीक है। एक बार सेल ऑफ गुड आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको मेजर भी कर दिया कि नाप लिया आपने कि जी लिखना क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब लिखने के ना तरीके होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये नहीं कि लिख दो, लिखना कैसे, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किस तरीके से होगा, दो तरीकों से रिकॉर्ड होगा। एक तो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होगा, किसमें रिकॉर्ड होगा, हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में। ओहो, मॉनेटरी की स्पेलिंग MONETARY, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। एक तो मॉनेटरी टर्म्स में होगा और दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम आपको समझना, मॉनेटरी टर्म्स तो आपको पता ही है कि अगर रुपीज में करेंगे, हम किस में करेंगे, रुपीज में या डॉलर में या जिस भी मतलब करेंसी के हिसाब से मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको लिखेंगे, और दूसरा हम लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो क्रोनोलॉजी होता क्या है, क्रोनोलॉजी होता है कि सीक्वेंस वाइज, क्या होता है, सीक्वेंस वाइज किसी चीज को, जो इवेंट पहले हुआ वो उस इवेंट को पहले, ठीक है, जो इवेंट बाद में हुआ उस इवेंट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस वाइज। सपोज पहले गुड्स परचेज किए फिर गुड्स सेल किए, तो पहले क्या लिखोगे आप कि जो परचेज गुड्स किए पहले वो लिखोगे, सेल आप बाद में डालोगे, मतलब इवेंट के हिसाब से जो चीज पहले करोगे ना आप वही चीज आप पहले लिखोगे अकाउंट्स में। तो कैसे हर बारी रिकॉर्ड करना है, एक तो मॉनेटरी टर्म्स में, दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग समझ लिया हमने, अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेटिंग में, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कम्युनिकेटिंग का क्या है, बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज लिख लेता हूं पहले मैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा क्या लिख दिया मैंने, कोई नहीं, समझते हैं इसको, कोई ज्यादा लंबा नहीं है। वैसे अकाउंट्स में आपको पता है थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते लोग, क्योंकि थ्योरी अगर आप देखें ना मार्क्स, तो भी ज्यादा मार्क्स की नहीं आनी आपके पेपर में, पर फिर भी पढ़नी जरूरी है। अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल पढ़ने में आसानी होगी, आपको समझ आएंगी बातें, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग में क्या है, कम्युनिकेटिंग में बोला है व्हेन इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट पर्टिनेंट, नया वर्ड आ गया आपके लिए, पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड, देन दिस इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड यूजर। इंटरेस्टेड यूजर मैंने बोला कि अभी हमने पढ़ना है, एक एस्पेक्ट वो भी है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि एक बार आपने आइडेंटिफाई भी कर दिया, अच्छा, मेजर भी कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड भी कर दिया, फिर आपने करना क्या है, जब आपने IM मार्क कर दिया, फिर क्या होगा, एक पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी। पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी के काम आ सके, कोई उससे कुछ मतलब निकाल सके, किसी के काम आ सके वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगा लीजिए आपको एक तरीके से, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन एक बन गई, ठीक है। तो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन बन गई किसी के लिए जो एप्लीकेबल है, किसी को जो मतलब कोई इससे कुछ डिसीजन ले सके एक तरीके से। तो एक पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी जब आपने IMR कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या कर दिया, जब इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या कर दी, कम्युनिकेट कर दी। वो इन्फॉर्मेशन क्या कर दी आपने, कम्युनिकेट कर दी, सबसे इंपॉर्टेंट, वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी आपने किसको, इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो ठीक है जी, हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया, मेजर भी कर दिया, रिकॉर्ड भी कर दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया, पर कुछ लिंक नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि हमने चिंटू ने तो देखा ना, चिंटू ने आइडेंटिफाई किया ना, चिंटू ने मेजर किया था, सीधा रिकॉर्ड किया आपने, तो ये समझा, रिकॉर्ड क्लासीफाई समराइज समझा था हमने। कोई नहीं, चिंटू को वापस बुलाया जाए, उससे देखा जाए कि उसने क्या किया, ठीक है। तो चिंटू को बुला लेते हैं वापस, चिंटू पधार चुका है, ठीक है। तो अब चिंटू जी ने क्या किया, इनसे पूछते, देखो इन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन नहीं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई। ये इकोनॉमिक इवेंट था क्या, जो उसके दोस्त ने बिजनेस आइडिया दिया, ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं था, तो इसने ये आइडेंटिफाई नहीं किया। और ये इकोनॉमिक इवेंट था, तो इसने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई। फिर इसने जैसे जैसे बाद में देखिए आप, रिकॉर्ड किया इसने, तो रिकॉर्ड क्या किया, 10 to 10 100 परचेज, उसने 10 पेंसिलें खरीदी थी, चिंटू ने, याद होगा अभी तो समझाया आपको, ठीक है। तो 10 पेंसिलें खरीदी थी चिंटू ने, 10 रुपए की, 100 रुपए। तो रिकॉर्ड किस में किया, मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब अगर मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है तो इसको क्या करना पड़ा, उसके लिए मेजर। तो इसने क्या किया होगा, मेजर किया होगा कि अच्छा जी 10 पेंसिलें खरीदी तो एक पेंसिल 10 की बनी, तो उस हिसाब से इसने क्या किया, मेजर किया इसको, ठीक है, नापा, ठीक है। जब बेचा
उसने तभी भी उसने मेजर किया, ठीक है। तो आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें समराइज नहीं है, समराइज ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है, जब आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। जब आगे आगे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो समराइज खुद अपने आप ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या किया उसने, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, और एंड में क्या कर दिया था उसने, एंड में क्या कर दिया था, बंटी को बता दिया था, चिंटू बता दिया था उसने, एंड में बंटी को बता दिया था कि तूने भाई 100 रुपए कमाए हैं। तो एंड में उसने क्या कर दिया, एंड में उसने कर दिया कम्युनिकेट, एंड में कम्युनिकेट कर दिया। तो सब चीजें आ गई इसमें जो चिंटू ने किया, आइडेंटिफाई भी किया, मेजर भी किया, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, और क्या किया एंड में, कम्युनिकेट। तो IMRC किया उसने। तो डेफिनेशन है, बस पहले वो हमने उसको अलग तरीके से, बात एक ही है, बस जैसे मर्जी कर लो, बस लंबा खींचने के लिए 2 डेफिनेशनें बना दी आपकी बुक में, मतलब 2 डेफिनेशनें दे दी, एक पुरानी वाली और एक जो आजकल के हिसाब से है। तो जो IMRC वाली है आजकल के हिसाब से, क्योंकि पहले किसी टाइम पे कम्युनिकेट का जमाना नहीं था, पर आजकल क्या है, कम्युनिकेट का जमाना। आजकल अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए हमने पढ़ लिया कि IMRC, तो 2 एस्पेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, एक तो इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट मतलब पैसों वाला सीन, ठीक है, और IMRC पूरा पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट क्या होता है पढ़ चुके हैं हम। अब आ गया तीसरा एस्पेक्ट, ठीक है। तो तीसरा एस्पेक्ट पढ़ते हैं हम, तीसरा एस्पेक्ट यही कर देते हैं, यहां लिख लेता हूं। थर्ड एस्पेक्ट था आपका ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा सिंपल, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें समझ लायक, ठीक है। इसमें सिंपल लिखता हूं मैं, ठीक है। बुक वाइज लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, बिल्कुल बुक वाइज लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, कुछ अपने हिसाब से नहीं लिख रहा, तो पहले लिख ही लेता हूं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू बिजनेस एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज। अभी नया वर्ड आ गया आपके पास, एंटरप्राइज हमने आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, यहां पढ़ा था आपने इंटरनल इवेंट में कि इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज का मतलब कुछ नहीं होता, एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस ही। अब ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन को ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, भाई ये क्या बात कर रहा हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन ना एक अलग एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक अलग एंटिटी। इसको हम क्या मानते हैं, सेपरेट एंटिटी। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेपरेट एंटिटी। अब सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब हुआ कि अलग अलग आइडेंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ, अलग आइडेंटिटी। अब बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं, पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल जैसे सोल प्रोप्राइटर, कि एक कल्ला बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर। कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप, ठीक है। कुछ और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं हम उसको, कंपनी। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा भी होता है कंपनी में 2 ही लोग, पर अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ये तो हो गए बुक वाले एग्जांपल। अब मैं समझाता हूं कि सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ। सेपरेट एंटिटी मतलब एक अलग आइडेंटिटी। सपोज आपके पास जियो की सिम है, फोन में सिम किसकी, जियो की। तो आप रिचार्ज कराने गए उसके दुकान पे, आप वैसे तो आजकल ऑनलाइन हो जाता है, पर चलो आप गए दुकान पे रिचार्ज कराने, उसके दुकान पे आप रिचार्ज कराने गए, तो आप क्या बोलते हो, आप कि मेरा जियो का रिचार्ज कर दो, या कि आपके पास जियो का रिचार्ज है या नहीं है। आपने कभी ये तो नहीं बोला होगा कि अंबानी का रिचार्ज कर दो। उसको चला कौन रहा है, कंपनी को। कंपनी का जो ओनर है, जो मतलब सबसे ज्यादा जिसको, जो सबसे ज्यादा बड़ा ओनर है, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स है कंपनी के, वो कौन है, वो है मुकेश अंबानी। लेकिन क्या है, आप बोलते क्या है उसको, आप बोलते हैं कि जियो का रिचार्ज कर दो, क्योंकि जियो एक अपनी आइडेंटिटी है, बिजनेस है, उसने नाम रखा है जियो, रिलायंस जियो, ठीक है। तो हम जब भी ऐसा जाएंगे कभी रिचार्ज वगैरह कराने, या कोई जैसे सपोज अब ये मेरे पास पेन है, तो पेन किसका है, पायलट का, तो मैं क्या बोलूंगा, पायलट का पेन दो। तो मैं इसके ओनर का नाम थोड़ा ना लूंगा, मैं क्योंकि बिजनेस अलग आइडेंटिटी है, मैं ओनर का नाम नहीं लूंगा, मैं बिजनेस का नाम लूंगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो जैसे ही आप रिचार्ज कराने जाएंगे, जैसे सिंपल एग्जांपल है, तो आप क्या बोलेंगे, जियो का रिचार्ज कर दो। आप ये नहीं बोलेंगे अंबानी का रिचार्ज कर दो। चलो ठीक है, ये आप एंटरप्राइज हो गया आपका, कि बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेस की एक अपनी पहचान है, बिजनेस की एक अपनी पहचान है अलग, ठीक है। तो अब हम आगे चौथे पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, फोर्थ, इंटरेस्टेड यूजर्स। क्या था, इंटरेस्टेड यूजर्स, इसको समझते हैं हम। इंटरेस्टेड यूजर्स में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग का फंक्शन क्या था। हमने अकाउंटिंग का फंक्शन पढ़ा था, अकाउंटिंग का हमने फंक्शन पढ़ा था। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या था, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। और इसीलिए अकाउंटिंग को पता है क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं हम, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये लिंक्ड है ना सारी चीजें आपस में, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जब ये है तो इसको बोलते क्या है, हम अकाउंटिंग को बोलते क्या है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कैसे कह सकते हैं, कि अगर किसी को आपने बताना है ना कि उसने बिजनेस में कुछ कमाया है या कुछ गवाया है, या उसने परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, तो उसको बताएंगे कैसे हम, किसी एक लैंग्वेज तो चाहिए ना किसी को बताने के लिए, तो वो लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं हम, अकाउंटिंग की, ठीक है। तो
अब हम ये लैंग्वेज किसको समझ आती है? ये समझ आती है लैंग्वेज उसके यूजर्स को। अब यूजर्स दो तरीके के होते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स दो तरीके के होते हैं बिल्कुल। एक तो बिल्कुल इकोनॉमिक इवेंट की तरह, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, फिर एक आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। पहले इंटरनल यूजर्स को समझते हैं। इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं जी? ये होते हैं आर पर्सन हु मैनेज बिजनेस। इंटरनल यूजर्स आर पर्सन्स हु मैनेज बिजनेस, हु मैनेज बिजनेस। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, एक तो ओनर हो गया, एक तो क्या हो गया ओनर, और दूसरा क्या हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, ओनर और मैनेजमेंट। अब ओनर क्या हुआ? ओनर जैसे सपोज मान लो बंटी अगर दुकान खोल लेता, मान लो बंटी ने खोल ली दुकान, पेंसिल होगी, उसका बिजनेस इतना चल गया, ढेर पेंसिलें बेच रहा है, दिन में हजार हजार पेंसिलें बेच रहा है। ठीक है, तो बिजनेस चल गया जी उसका, उसने दुकान ले ली, अब ओनर हो गया वो दुकान का। अब वो जी बंटी हो गया बड़ा मतलब साऊ बंदा। ठीक है, क्यों? बंटी को अब दुकान पे बैठना पसंद, दुकान वर्कर रख दिया उसने। उसने क्या रख दिया? वर्कर। अब वर्कर उसकी पेंसिल्स बेचता है, तो वर्कर क्या हो गया? उसी बिजनेस का पार्ट हो गया। लेकिन ठीक है, अब कितनी पेंसिल, अब चिंटू अभी भी अकाउंटिंग करता है उनकी। ठीक है, तो अब बंटी जानना चाहेगा ना साल के बाद कि उसने कितना पैसा कमाया इन पेंसिलों को बेच के, या कितना पैसा गवाया, या कैसा उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, और वर्कर भी जानना चाहेगा, वर्कर भी जानना चाहेगा कि उसने कितने की पेंसिलें बेच दी। ठीक है, तो दोनों को क्या चाहिए होगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इसलिए इंटरेस्टेड यूजर्स क्या हो गए? एक तो इंटरनल यूजर्स जो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, उनको भी पता होना चाहिए कि उनका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो क्या हो गया? ओनर जैसे बंटी, और उसका बंदा जो काम कर रहा है, जो पेंसिलें बेच रहा है, तो मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्टेड यूजर्स के दो बेस्ट एग्जांपल हैं। फिर हम पढ़ते हैं आगे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? चलो जी एक्सटर्नल यूजर्स में आगे। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल यूजर्स पे आगे। एक्सटर्नल यूजर्स पे आगे कि एक तो एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे सिंपल डेफिनेशन, पर्सन्स अदर देन इंटरनल यूजर्स। अभी बुक वाले खेलने लग गए आपके साथ, उन्होंने बोला कि जो इंटरनल यूजर नहीं है वो सारे क्या है? वो एक्सटर्नल यूजर है। अच्छा चलो कोई नहीं, हम इसको थोड़ा और डीप पढ़ते हैं। और डीप क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें क्यों पढ़ेंगे? पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? कौन से पर्सन? पर्सन जो क्या है, जिनका क्या है प्रेजेंट या फ्यूचर इंटरेस्ट, जो क्या है प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन बिजनेस। प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन बिजनेस मतलब, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट मतलब या तो अभी का इंटरेस्ट है, ठीक है, और या फिर बाद बाद में उनका इंटरेस्ट बन रहा है। अब एग्जांपल से समझ आएगा आपको एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं। एग्जांपल पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला हो गया एग्जांपल कस्टमर। कस्टमर जैसे बंटी से जो जो पेंसिल लेने आता है उसको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं बंटी के बारे में, कि क्या जी बंटी कमा भी रहा है, क्या कर रहा है, कैसा है, उसको पता होना चाहिए ना। कहीं उसको उसको ये भी डर होना चाहिए कि कहीं को ऐसा ना हो कि बंटी की दुकान ही बंद हो जाए कल को, अगर ये लॉस में जा रहा हो, फिर पेंसिल कहाँ से लेंगे हम? तो कस्टमर को भी पता इंटरेस्ट रहता है कि जी क्या है। कॉम्पिटिटर, मान लो बंटी के साथ किसी और ने पेंसिलें बेचना शुरू कर दी, तो उसको भी इंटरेस्ट रहेगा कि ये कितनी बेच देता है, मैं कितनी बेचता हूँ। ठीक है, और मान लो बंटी ने बैंक से लोन लेना है, तो बैंक को भी देखना पड़ेगा कि बंटी जी कमाता भी है कुछ, या ऐसे ही हम लोन दे दें, हमारा लोन वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। और क्या हो गया जी क्रेडिटर। मान लो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने उधार लिया होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। मान लो बंटी ने किसी से उधार लिया है तो उसको भी देखना होगा ना। CREDITOR इसकी जो स्पेलिंग है, CREDITOR, मेरी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, बैंक, ठीक है, और क्रेडिटर, क्रेडिटर की उधार दिया है वापस आएगा कि नहीं उसको इसलिए पता करना होगा। गवर्नमेंट, सरकार को भी पता करना होगा। गवर्नमेंट को क्यों पता करना होगा? क्योंकि टैक्स, अब बंटी से टैक्स भी तो लेना पड़ेगा। जब बंटी इतने पैसे बेच रहा है तो सरकार को भी पता होना चाहिए कितना मुनाफा कमाया, उस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, और क्या हो गया लास्ट में? लास्ट में हो गया इन्वेस्टर। मान लो कोई पैसा लगाना चाहता है बंटी के बिजनेस में, तो उसको भी पता होना चाहिए कि अगर पैसा लगाऊंगा तो डूबेगा कि ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल इसके कुछ एक्सटर्नल यूजर्स के। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके के यूजर्स, इनको हम बड़ी डीप पढ़ेंगे आगे। अभी आपको लग रहा होगा बुक में इतना सारा लिखा है, मैंने इतना थोड़ा सा लिखवाया एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में और इंटरनल यूजर्स के बारे में। हम इसको आगे जाके पूरा डीप खींचेंगे, टेंशन ना लो। एक एक यूजर को क्यों क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सब पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। कोई भी, या तो बेशक इंटरनल यूजर हो या फिर एक्सटर्नल यूजर हो, इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? वाई दे नीड इन्फॉर्मेशन? इनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यहां पे मैं सिंपल लिख देता हूं कि वाई दे नीड इंफॉर्मेशन। कुछ तो मकसद होगा ना जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन जी इनको इसलिए चाहिए है क्योंकि इन्होंने क्या लेने? इंपॉर्टेंट डिसीजन, टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इस इन्फॉर्मेशन को पता है क्या बोलते हैं? इस इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो बस इतना ही था। पेज भी देखो बिल्कुल भर गया हुआ है, जगह बची नहीं है, कितना ही लिखवा देना। ठीक है, तो आज के दिन में हमने इतना कवर कर दिया। अब मैं आपको बुक से दिखाता हूं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। एक भाई बुक खोल के दिखा देता हूं। वैसे बुक आपके पास जरूरी नहीं हो, अगर आप ये सब आपने पढ़ लिया ना 4 एस्पेक्ट्स और ये आपको समझ आ गए, मैं बोलता हूं बुक खोलो ही ना, ये पढ़ो, इसके रट्टे लगा लो, या फिर इसको आपने अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया, जाओ और पेपर दे दो आप। बिल्कुल ये पूछेंगे आपसे, यही चीजें पूछी जाएंगी, आप लिख दोगे और पास हो जाओगे पक्का, और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, यही अगर लिखोगे तो। अब मैं आपको बुक से बता देता हूं कि जी क्या क्या किया आपने। चलो जी बुक ले आते हैं। ये जी पहले पेज में इंट्रोडक्शन सी है। बुक में इंट्रोडक्शन सी पहले पेज में क्या है, कुछ भी नहीं, इन्होंने थोड़ा बताया है कि पहले अकाउंट्स का क्या रोल होता था, आपकी डेट में क्या रोल है। तो ये पेज आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है खास, तभी मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है यहाँ पे, देखो बड़ा सा, इतना कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। फिर आ गया क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ए वाले भी यहाँ पे है, ये भी पढ़ चुके हो आप। ये सारी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, ये 4 एस्पेक्ट थे, ये आप पूरे समझ चुके हो। ठीक है, ये आपको ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रीड कर लेना आप, अगर जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग की पहले क्या था अब क्या है, कैसे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की या कुछ ऐसा, ये इतना खास नहीं है कि ऐसा कुछ पूछा जाए आपको। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद आ गया इकोनॉमिक इवेंट, ये आप पूरा पढ़ चुके हो जी, आप बिल्कुल पूरा सारा पढ़ चुके हो ये आप। ठीक है, ये इसमें इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज, देखिए वही वाली लैंग्वेज है, सारा पढ़ चुके हो आप। ये पेज पूरा खत्म है आपका। IMRC सारा पढ़ चुके हो आप, आइडेंटिफाई क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, ये पूरा थ्योरी पढ़ चुके हो आप। ये ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, सब इसमें है, सब पढ़ चुके हो आप यहाँ तक। तो आपका जी यहाँ तक खत्म हो गया है 1.1 जो आपका टॉपिक था ना, ये पेज नंबर 5 तक, ये पूरा खत्म है आपका। अब हम कल से शुरू करेंगे ये अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हम टारगेट रख देंगे कि इसको 3 वीडियोस या 4 वीडियोस में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। वैसे हो जाएगा, कुछ है नहीं आगे बचा हुआ खास, जो आप इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा वो आप पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी इसकी। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। पर पेज नंबर 5 तक आपका खत्म हो चुका है। तो अगर आप मेरे साथ नोट्स बना लेंगे, और मैं आपको PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में जैसे कि दे दूंगा, PDF फाइल या एक अच्छी क्वालिटी की फोटो दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, दोनों प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जैसा आपको कंपेटेबल लगे कर लेना आप। ठीक है, तो ये 5 पेज आप पढ़ चुके हैं। अगर आप ये 5 पेज जैसे थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है आपका, नहीं पढ़े जाते, तो आप अगर मेरे ये नोट्स पढ़ लेंगे ना इस तरीके के कुछ, तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत आसानी होगी। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, AICP की डेफिनेशन पढ़ी। AICP की डेफिनेशन मैंने पूरी समझा दी थी। इसमें क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो इसमें क्या बोला, कि अकाउंटिंग क्या कला है, कला किसी चीज की रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करने की, रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करना किसको, ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को, जिनका क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर। बस इतना ही है इसमें, एंड इंटरप्रेट रिजल्ट देयरऑफ, कि उससे कुछ हम रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये था, ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसको मैं ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दूंगा। बिल्कुल अगर ये समझ आ गई तो ये खुद आ जाएगी समझ, इसको अपने लेवल पे देख लेना आप। ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ IMRC। IMRC आपने अच्छे से पढ़ लिया अभी एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो IMRC आपने अच्छे से पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो IMRC कर लिया, और क्या किया, IMRC किसको किया, इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन क्या है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक इवेंट पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। तो आपने IMRC किसको करना है, सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट को करना है। इकोनॉमिक इवेंट किसके, इकोनॉमिक इवेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके बाद क्या कर देना है, वो कम्युनिकेट किसको कर देना है, इंटरेस्टेड यूजर्स को। इंटरेस्टेड यूजर हमने पढ़ लिया, हमने हल्का फुल्का देख लिया क्या होता है इंटरेस्टेड यूजर्स, क्यों चाहिए होती है उनको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका 4 एस्पेक्ट्स हमने डीप पढ़ लिया। IMRC क्या होता है हमने बिल्कुल डीप पढ़ लिया। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, जिसका फाइनेंशियल करेक्ट होता है, जिसको हम मेजर कर सके किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग पहचान होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस को बोलते हैं। और इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होता है, इंटरेस्टेड यूजर्स हमने पढ़ लिया कि 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, कुछ जिसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट होगा और वो चाहेगा उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखना, उससे कुछ डिसीजन लेना। डिसीजन किस तरीके के, जैसे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, आगे इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, या क्या वो गलतियां कर रहे हैं, क्या उनको अब अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्टेड यूजर्स वो है जिनको इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम ये 4 एस्पेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आपने ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, और ये 4 एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं याद कर लेने हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल लिख लेने हैं, और अगर आप साथ के साथ में नोट्स बनाएंगे और पूरा कोर्स करेंगे तो मैं आपको फुल कवरेज दूंगा इसकी, और आपको बुक में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जल्दी से आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय, और इसको आप पढ़ के याद करें।